का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस पेपर, यानी कि सोशल साइंस का प्रैक्टिस पेपर हम लोग कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको ये बता दूँ, ये प्रैक्टिस पेपर जो मैं कराने वाला हूँ, मैं इस तरह से कराऊँगा कि आपको और कहीं से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जितने देर की वीडियो रहेगी, पूरा वीडियो देखना है आपको और पूरी तरह से अभी के अभी याद हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा वीडियो ख़त्म होते ही आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी डाउट है, सब क्लियर हो जाएगा। जितना भी प्रश्न इस प्रैक्टिस पेपर में पूछा गया है, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। सही है, तो आपको अंत तक बने रहना है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, कुछ बच्चे यूट्यूब में कमेंट किए थे। ओके, तो उसके कमेंट्स को मैं रीड करके मैं आपको पढ़ दूँ, और मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। चलिए, मैं आपको सबसे पहले कमेंट दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यूट्यूब में, और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं अपना चैनल का नाम। ओके, द प्रेम सर। सही है, सर्च करने के बाद अब मेरा यहाँ आईडी ओपन हुआ, या देख लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर, और यहाँ पे वीडियो सेक्शन में आएंगे। देखिए, ये वीडियो कुछ देर पहले जो मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, 2 वीक्स एगो, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर देखेंगे हम कि बच्चे कितने अच्छे कमेंट किए हैं। नेचुरली टेढ़े मेढ़े होते हैं, आगे पीछे भी होते हैं, लेकिन इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक्स टू स्किप किया। यहाँ पे साइड दिया हुआ है, ट्रायंगुलर का है, साइड दिया हुआ है। ट्रायंगुलर में साइड, तो भाई हम लोग को क्या करना है, ऐसे निकालना होगा। इस तरह से क्वेश्चन बता चुके हैं, ये क्वेश्चन को आप समझ लेंगे खुद से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है, राजेश गुप्ता। थैंक यू सो मच सर, इस वीडियो से मुझको बहुत मदद मिली। 15 तारीख को मेरा मैथ का पेपर है, आपको आगे भी मदद मिलेगा। नेक्स्ट फिर देखते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स, इसने मैसेज किया, थैंक यू सो मच सर। देखिए, इसने लिखा है प्रो बॉयज़ ने, सर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए हैं, बट जिस तरह करवाया आपने समझ में आ गया, और मेरा 15 तारीख को पेपर है, मैथ्स में अच्छे से करके आऊँगा। थैंक्स सर। देखिए, आपको इसी तरह से हमेशा करवाया जाएगा इस चैनल में, आपको हमारे साथ बने रहना है। नेक्स्ट देखते हैं, TGRNJR किंग, इसने बहुत सारे कमेंट किया यहाँ पे यूट्यूब सेक्शन में। इस वीडियो में बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी कमेंट किया इसने, और इसने इसमें लिखा है, थैंक्स सर, आप बहुत अच्छा समझाते हो, आसानी से समझ में आ जाता है। थैंक यू सो मच, इसी तरह से आपको मेरा सपोर्ट कर। नेक्स्ट है देसी गर्ल, सर क्या पेपर में यही आएगा? आप लोगों को बार बार मैं आपको कहता हूँ कि पेपर में सेम यही नहीं आता है, आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। इसी पैटर्न में लगभग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने अच्छा से पढ़ाई किया है, तो आपका अच्छा जाएगा। नेक्स्ट गौरव ने लिखा है, सर इसका PDF दे दो मेरे को। देखिए, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को PDF दिया है, मैंने ऊपर में ही आपको व्हाट्सएप में लिख दिया था, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, जिस स्टूडेंट को PDF चाहिए मैसेज करो, और व्हाट्सएप नंबर मैंने सेंड किया था। मैंने मैसेज भी, जितने भी बच्चे मैसेज किए सभी को मैंने व्हाट्सएप में PDF दिया, और मैं दिखाता हूँ व्हाट्सएप में आपको मैसेज। ओके, देखिए यहाँ पे ललिता कुमारी, देख सकते हैं, इसने मैसेज किया और मैंने इसको PDF सेंड कर दिया है, देख सकते हैं आप मैसेज में खुद। नेक्स्ट सगुप्ता, देख सकते हैं, इसने भी मैसेज भेजा था। नेक्स्ट है राजेश गुप्ता, देख सकते हैं, इसने भी मैसेज किया था। इस तरह से आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैंने कितने स्टूडेंट का सपोर्ट किया, और आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं हमेशा सपोर्ट करूँगा, और हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए, हम इसी के साथ अब अपना सोशल साइंस का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? देखिए, जब फ्रांस में युद्ध हो रही थी, उस समय जो राजा था वो था लुई 16। ओके, फ्रांसीसी क्रांति के समय जो राजा थे वो थे लुई 16। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? लोकतंत्र की विशेषता, ठीक है। देखिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये लोकतंत्र की विशेषता है। एक ही व्यक्ति द्वारा शासन, ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी, ये सब जो जितने भी दिखाना, ये बी नंबर को छोड़ के सभी जो कि लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी नहीं है आपका, इसलिए ये आपका राइट आंसर होगा, एक ही व्यक्ति द्वारा शासन। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान में जो है कि आपका समानता का जो अधिकार है, ये आपका क्या करता है, समानता को सुनिश्चित करता है ना, मौलिक अधिकार कानून के समक्ष। ओके, ये आपका राइट आंसर है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? देखिए भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन होता है वो होता है राज्यसभा। कौन होता है? राज्यसभा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति जो हो रही थी वो हो रही थी बास्तिल के किले का गिरना, ठीक है, और इसी समय स्टार्ट हो गया है ना युद्ध। इसी समय से क्या हो गया? युद्ध स्टार्ट हो गया। ये आपका राइट आंसर है, बास्तिल के किले। आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है प्रचुर मात्रा में खाद्य संसाधन होना। बी नंबर देखते हैं, सभी लोगों को हर समय भोजन की उपलब्धता करना, है ना। देखिए खाद्य सुरक्षा का मतलब समझना, खाद्य सुरक्षा क्यों करते हैं? खाद्य सुरक्षा इसलिए करते हैं, खाद्य मतलब है कि देखो खाद्य सुरक्षा मतलब है कि भोजन की जितने भी व्यवस्थाएं चीज़ें होती है ना, गेहूँ चावल, है ना। यहाँ पे खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है, खाद्य मतलब होता है हम लोग जितने भी भोजन खाते हैं, खाद्य वो पदार्थ होता है। तो खाद्य पदार्थ में जैसे गेहूँ चावल, है ना, रोटी खाते हैं तो रोटी कहाँ से आता है? गेहूँ से आता है ना। चावल खाते हैं कहाँ से आता है? वो धान से आता है, मक्का, ये सब चीज़ जो कि खाद्य पदार्थ है। तो इनका सुरक्षा का अर्थ क्या है ये समझना है। प्रचुर मात्रा में खाद्य संसाधन होना, ये सुरक्षा का अर्थ है क्या? नहीं। सभी लोगों को हर समय भोजन की उपलब्धता, बाजार में खाद्य पदार्थ की ऊंची कीमतें होना, गरीबों के लिए भोजन की तक सीमित यानी गरीबों के लिए भोजन तक सीमित पहुंच, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका जो ऑप्शन है ये आपका राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर है ये। सभी लोगों को हर समय भोजन की उपलब्धता, जब खाद्य सुरक्षा हम लोग करेंगे तभी हर लोगों को भोजन के यानी भोजन हम समय पर मिल पाएगा, है ना, और हर लोग अपना गुजारा कर पाएंगे। तो खाद्य सुरक्षा के बिना ये संभव नहीं है, ठीक है। हम लोग आज जितना जीवित हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये किसान का ही देन है। अगर किसान मेहनत नहीं करे ना तो हम लोग भूखा मर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार भारत में किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और प्रसार करने की अधिकार सुनिश्चित करता है? देखिए कौन सा धर्म, ये धर्म की बात किया जाए संविधान में, अगर धर्म की बात किया जाए, ये संविधान का है मौलिक अधिकार, तो धर्म की बात किया जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ही एक ऐसा है जो कि देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और प्रसार करने की अधिकार सुनिश्चित करता है, तो वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? भारत के संविधान निर्माण के लिए आपका है कि जो कि संविधान सभा जो है कि वो आपका क्या है? उत्तरदायी है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राज्यों को खाद्यान्न वितरण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो भारत में खाद्यान्न वितरण के लिए हमारा भारतीय खाद्य निगम जिम्मेदार है, ठीक है, ये याद रखना है। 9 नंबर का आंसर ये हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, देख लेते हैं क्या है। 10 नंबर में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 संबंधित है किससे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है कि संबंधित है, देखिए क्या है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो ये आपका 10 नंबर का ऑप्शन क्वेश्चन है। इसमें से 10 नंबर का जितना भी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इसमें से आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो दिख रहा है वो आपका राइट आंसर है ना। अनुच्छेद 19 में जो बताया गया वो स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, एडोल्फ हिटलर जर्मनी में किस राजनीतिक दल का नेता था? है ना, तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी वर्कर्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, रूढ़िवादी पार्टी, ठीक है। 11 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट नंबर में ही, क्योंकि नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी थे। आप देख लेना एक बार, नाजी पार्टी आप देख लेना, आपको बुक में मिल जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत में मानसूनी हवाएं किस महासागर से प्रभावित होती है? भारत में मानसूनी हवाएं जो प्रभावित होती है, देखिए आपका 12 नंबर है, भारत में मानसूनी हवाएं किस महासागर से प्रभावित होती है, ठीक है।
तो ये आपका बी नंबर होगा, क्योंकि ये हिंद महासागर से प्रभावित होती है, याद रखना इसे, बी नंबर। भारत में कौन सी संस्था चुनाव कराने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है ना? फिर से पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को, 30 नंबर। भारत में कौन सी संस्था चुनाव कराने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? ओके, तो ये जो है कि निर्वाचन आयोग होता है इसका, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति कार्यालय या संसद नहीं है, निर्वाचन आयोग होता है, ये याद रखना है, इसका ही काम ये सब होता है, ठीक है, जो आपका प्रश्न दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। गंगा नदी का उद्गम स्थल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, ये आपका गंगा नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी की अवधारणा में शामिल है मानव पूंजी, ठीक है। मानव पूंजी क्या होता है? वित्तीय पूंजी, शारीरिक बल, भूमि और प्राकृतिक संस्थान, या कौशल, ज्ञान और शिक्षा। देखिए मानव पूंजी जो होता है वो होता है कि हमारे शरीर, हम कितना विकास कर रहे हैं, हमारे अंदर कितना एक्टिविटी, कितना क्रिएटिविटी हुआ है, मेरे अंदर मैं कितना नॉलेज एब्जॉर्व कर चुका हूँ, ये होता है आपका मानव पूंजी, ठीक है। हम जितने भी सीखते हैं, सिखाते हैं, ये हमारे मानव पूंजी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। मानव पूंजी की अवधारणा में कौशल, ज्ञान और शिक्षा आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। भारत में आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु होता है जो कि 18 वर्ष से होता है, न्यूनतम आयु, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राक्तन दिए गए हैं, एक संकल्पना स और दूसरा कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखते हैं अब ये कथन क्या है और ये प्राक्तन क्या है, देख लेते हैं हम लोग 17 नंबर में। देखिए यहाँ पे है आपका पहला संकल्पना है ना, ये पढ़ लेते हैं स क्या है। सही है। देखिए समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, ठीक है, ये संकल्पना है। और कारण देखते हैं, संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं। देखिए यहाँ समाजवादी, यहाँ फर्स्ट में संकल्पना जो बताया जा रहा है, यहाँ पे हम लोग को संकल्पना जो बताया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। संकल्पना जो बताया जा रहा है, कारण उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। संकल्पना कुछ अलग बात बता रहे हैं, बात तो दोनों सही है ना। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, ये भी सही है। और संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के लिए के विषय में सोचते हैं, ये भी सही है। लेकिन बात ये है कि ये कुछ अलग बात कह रहे हैं, ये कुछ अलग बात कह रहे हैं, दोनों एक टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग बातें कहा जा रहा है यहाँ पे। चलिए अब ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। ए नंबर है, संकल्पना स एवं कारण को दोनों सही है, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। हम लोगों को क्या दिखा, ये अलग दिखा, ये अलग दिखा, इसीलिए इसका जो कि ये व्याख्या नहीं हो सकता है कारण। ओके, नहीं देखते हैं, संकल्पना स एवं कारण का दोनों सही है, परंतु कारण संकल्पना की, हाँ यही तो नजर आ रहा है, यही आपका राइट आंसर, ठीक है। ओके, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, सेम वही बात है, उसको हम लोग पढ़ना है। पहले संकल्पना पढ़िए क्या है। देखिए नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के रोबेन द्वीप में कैद रखा गया, ठीक है। अब ये संकल्पना जो कि वो आपका सही है, संकल्पना जो कह रहा है वो सही है। अब देखिए कारण पढ़ते हैं, कारण क्या है, नेल्सन मंडेला ने रंग भेद का विरोध किया था। हाँ, यहाँ पे देखिए जो प्रश्न दिया गया है उसका जो कारण, दोनों प्रश्न के अनुसार कारण सही है, ठीक है। प्रश्न जो है वो कारण भी वही है, कारण उसका ही जवाब दे रहा है, तो सही है। इसलिए ये 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ये आपका सही होने के चांसेस होगा। देखिए संकल्प ऑप्शन नंबर में क्या दिया है, ए का संकल्पना एवं कारण का दोनों सही है, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है, यही आपका राइट होगा, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बात वही है, सिर्फ अब संकल्पना पढ़ते हैं, कारण पढ़ते हैं, क्योंकि ये बात जो पिछले में है वो इसमें भी है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। संकल्पना है, तापी एक मौसमी नदी है। हाँ, तापी एक मौसमी नदी है, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए, तापी एक मौसमी नदी है, ओके। और कारण पढ़ते हैं, तापी हिमालय की नदी नहीं,
तापी एक मौसमी नदी जरूर है, लेकिन तापी हिमालय की नदी नहीं है। यहाँ पे संकल्पना सही है, कारण गलत है। आपको देखना है कहाँ ये ऑप्शन में नज़र आ रहा है, वो होगा अब राइट आंसर। संकल्पना एवं कारण, ये देखिए ये तो पहला नंबर दोनों सही बता रहा है, व्याख्या भी है इसके, तो ये सही नहीं है। बी नंबर देखते हैं, संकल्पना कारण दोनों सही है, परंतु हाँ ये भी नहीं है, संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है, ये भी मैच नहीं करता क्योंकि दोनों सही नहीं है। सी नंबर देखते हैं, संकल्पना स सही है एवं कारण का, हाँ यही तो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राथमिक, अच्छा बात वही है, सिर्फ आप संकल्पना कारण पढ़ते हैं, बात वही बोला गया है। संकल्पना स कृषि क्षेत्र में मौसमी फिर से पढ़ता हूँ, कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। अब कारण पढ़ लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी की दर अधिक है। देखिए यहाँ पे भी वही बात हो रहा है, कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, ये आपका सही है। और कारण जो बताया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी की दर अधिक है, ये आपका राइट नहीं है। ये देखिए संकल्पना तो सही है, कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, लेकिन कारण जो बताया जा रहा है ये कारण इसका कारण नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी की दर अधिक है, ये इनका कारण बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए अगर देखा जाए ये नंबर तो गलत होगा क्योंकि ए नंबर में दोनों सही है और व्याख्या भी है, ये नंबर गलत है। बी नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, देखते हैं बी नंबर क्या कहता है। बी नंबर, हाँ बी नंबर में क्या कर रहा है कि संकल्पना और कारण दोनों सही है, परंतु संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। दोनों सही नहीं है क्योंकि ए ही सही है, इसमें भी वही बात है, ए सही है, संकल्पना स सही है एवं कारण का, इसमें वही बात है कि जो संकल्पना है वही सही है स, और कारण जो है कि वो गलत है, तो इसमें भी वही होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, सही है। चलिए यहाँ तक हम लोगों का क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है खंड का, यानी सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग सेक्शन बी करेंगे, यानी खंड का। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ तक जो हम लोग किए 1 नंबर का मार्क्स 1 मार्क्स का था, तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सेक्शन ख, और सेक्शन यानी सेक्शन ख हिंदी में बोल दिया मैंने, सेक्शन बी करना है यानी खंड ख। तो आपको हमारे साथ पूरे बने रहना है। अब के बाद जो आया पूरा समझने वाली है। अब के बाद मैं जो कि सभी क्वेश्चन को समझाऊंगा, अच्छा से समझाऊंगा और आपको याद करा दूंगा, और याद करने की जरूरत नहीं। अगर ये पूरा वीडियो वॉच करेंगे आपका अभी याद हो जाएगा, अब याद करने की जरूरत नहीं होगा क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम बचा है और आपका तैयारी करना अच्छा से, ठीक है। और एक बात मैं बताता हूँ, आप अभी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट सेशन किसी भी सेशन के लिए अगर इसे समझ जाते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है 21 नंबर का, नाजी विचारधारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो नाजी विचारधारा क्या है अब हम लोग ये देखेंगे, और इसके लिए आपको मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए नाजी विचारधारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन था। और आपका जो आंसर है देख लीजिए, नाजी विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं हैं। और पहला है कि वो कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद थे नाजी विचारधारा में। और सेकंड था वो देश प्रेम थे, देश प्रेमी या देश प्रेमी थे। और विदेशी के विरोधी थे वो, ओके। और चौथा इसकी विशेषता थी कि आर्य और जर्मन हित थे, ओके। ये आपको याद रखना है नाजी विचारधारा की, ये आपका राइट आंसर होगा, इतना ही आपको लिखना है। और क्योंकि देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमको लिखना पड़ता है, क्वेश्चन में जो ये आपका 2 मार्क्स का दिया गया है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया है और आपको ये 2 मार्क्स का दिया है, तो 2 मार्क्स में हम लोग इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग 2 पेज भी फुल कर देंगे, हमको 2 ही नंबर मिलेगा, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, अथवा देखते हैं इसके, ओके। क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की भूमिका पर प्रकाश डालिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो हिटलर की क्या भूमिका रही थी, ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पे प्रश्न में। आपको इसी तरह से आंसर देना है जो आपका प्रश्न में दिया गया है। तो देखिए आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड है, यहाँ देख सकते हैं, आपको ये लिख लेना है, ये याद रखना है, ठीक है। आप चाहे तो हमारे साथ लिख सकते हैं नोट्स को, है ना। आंसर है, हिटलर के 2 उद्देश्य थे, एक विजय युद्ध और यहूदियों का विनाश, और दूसरा था एक अधिक प्रमुख जर्मनी बनाना जो इतिहास में पहले कभी ना था, ये उनका उद्देश्य था। फिर नीचे देखते हैं, कुछ पॉइंट आपको दिए हैं, देखिए क्या पॉइंट है यहाँ पे। हिटलर ने 1936 में जापान और फिलीपींस के साथ साझेदारी की, है ना।
और एक्सिस पावर्स इन 3 देशों का सैन्य गठबंधन था। ओके, ये आपका आंसर है। ठीक है, इतना ही लिखना है, इसका ये उद्देश्य है। देखिए आप जो भी यहाँ पे लिखा जा रहा है ना, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप इमेजिन करके पढ़ना है ना। जो भी पढ़ोगे, जो भी मैं बोलूँगा, जो भी समझोगे, ये दिमाग में सेव करते जाना है ना। और इसका आंसर अपने तरफ से लिखना है, खुद से लिखना है। ये जरूरी नहीं कि ये जो लिखा है वही आंसर हम मान लेंगे। आंसर तो है, लेकिन अपना माइंड से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसमें से एसएसटी में, सोशल साइंस में जो हो कि अपना माइंड से जितने भी हम लोग आंसर देंगे ना, वो राइट होगा। अपने दिल से, मन की बात को कहना है। आपने क्या समझा इसमें, ठीक है, क्या उद्देश्य था, इस उद्देश्य को अपने मन से रिलेट करके आपको बस लिख देना। ओके, चलिए ऐसे करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम बताएं। देखिए 2 कारकों के नाम बताने कहा जा रहा है आपका, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये 2 कारक है यहाँ पे। पहला कारक है क्या? स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। दूसरा कारक है समुद्र से दूरी। ओके, आपका ये 2 कारक राइट हो जाएगा, ये आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपका 23, निर्धनता रेखा को परिभाषित करें एवं निर्धनता को मापने में इसके महत्व को समझाएं। पहले तो बताना है कि निर्धनता रेखा क्या है ना। उसके बाद आपको इसके मापन बताना है। चलिए आपका आंसर ये रहा, और इसे लिख लीजिए सही से। सही है। देखिए निर्धनता रेखा, निर्धनता का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। निर्धनता का मतलब क्या होता है? गरीबी, है ना। गरीबी रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पे इंसान अपनी आर्थिक ज़रूरतों का पूरा करने में असमर्थ होता है। ठीक है, जिसके पास बहुत ही कम आमदनी होते हैं और आर्थिक स्थिति सुधार नहीं पाते हैं, तो वो निर्धनता रेखा में आ जाता है ना। तो गरीबी रेखा में उसे माना जाता है। समझ गए कि निर्धनता रेखा क्या होता है। देखिए इसके मापन के बारे में बात किया जाए, मापन ये है कि अगर किसी व्यक्ति की आय राष्ट्रीय औसत आय के 60% से कम है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने वाला माना जा सकता है। सही, ये आपका इनका मापन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस प्रश्न में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा था। पहला कि निर्धनता रेखा को परिभाषित करें, और दूसरा ये है कि इसके मापन को बताएं। तो दोनों आपका आंसर हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, देख लीजिए। खाद्य सुरक्षा क्या है, यह भारत जैसे देश के लिए क्यों आवश्यक है ना। अब समझते हैं खाद्य सुरक्षा क्या है। देखिए पहला तो प्रश्न ये हो गया कि खाद्य सुरक्षा क्या है। दूसरा प्रश्न आपका क्या हो गया, यह भारत जैसे देश के लिए क्यों आवश्यक है ना। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। 24 नंबर, देखिए ये रहा आपका आंसर। और देखिए ध्यान से समझिए क्या बात है। देखिए भारत में खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता कराना। अगर खाद्य सुरक्षा हम लोग करा रहे हैं, है ना, खाद्य सुरक्षा कर रहे हैं, तो यानी कि सभी लोगों का जीवन बचा रहे हैं ना। सभी लोगों का जीवन क्यों बच रहा है? क्योंकि उसको हम लोग भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य दिलाना, है ना। उसे प्राप्त करने का क्या सामर्थ्य देना। अगर जब खाद्य पदार्थ रहेंगे ही नहीं, तो हम लोग उसको लेंगे कैसे? ठीक है, अगर खाद्य पदार्थ यानी किसान लोग अगर खेती ही नहीं करेंगे, तो हम लोगों को कहाँ से मिलेगा भोजन, कहाँ से मिलेगा चावल, कहाँ से गेहूँ मिलेगा, कहाँ से आटा मिलेगा, है ना। तो ये आपको समझना है, इसीलिए खाद्य सुरक्षा करना बहुत ही आवश्यक होता है। सही है, और खाद्य सुरक्षा ना हो तो जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल है। जीवन कैसे, अगर खाएंगे ना तो जिएंगे कैसे, है ना। चलिए, यह भारत जैसे देशों में इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, क्यों आवश्यक है भारत जैसे देशों में। तो यह भारत जैसे देशों में इसलिए आवश्यक है क्योंकि खाद्य सुरक्षा की जरूरत कई उद्देश्यों के लिए होती है। सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी व्यक्ति को खाली पेट ना सोना पड़े। समझ गया, देखिए खाली पेट ना सोना पड़े, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, हम लोग खाली पेट सोएंगे तो हम लोग विकास कैसे करेंगे, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। चलिए आपका ये आंसर हो गया 24 नंबर का। सही है, 24 नंबर तक आपका हो गया, है ना। चलिए अब खंड ग में आते हैं, सेक्शन सी में आते हैं। अब यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं 3 नंबर के हैं, 3 मार्क्स, तो इसको इसी तरह से जवाब देना होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट है रूसी क्रांति के प्रभावों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के प्रभाव क्या रहे थे, अब इनका क्या करना है, वर्णन करना है। चलिए ये खंड ग है, ये आपका प्रश्न भी है और आंसर भी है। प्रश्न है रूसी क्रांति के प्रभाव का वर्णन कीजिए, और ये आंसर है रूसी क्रांति के प्रभाव। देखिए
जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दबाव में रूस की अर्थव्यवस्था, सेना और सरकार ध्वस्त हो गई, है ना। ठीक है, यहाँ पर ये आपको समझना है, रूसी क्रांति के प्रभाव जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1914 से 18 में, है ना, उनके दबाव में रूस की अर्थव्यवस्था, है ना, सेना और सरकार ध्वस्त हो गई थी युद्ध के दौरान, सही है। और तो रूस के, है ना, रूस के अंतिम जार निकोलस द्वितीय का मार्च 917, है ना, 1917 में अपना देखो अपना जो है कि सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, ठीक है। किसको अपना सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? जार निकोलस द्वितीय को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर हो गया था। कब? जब रूस के क्रांति हुए थे और इसके जो प्रभाव थे, ये प्रभाव में आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से ये घटना हुई। अब देखिए आगे इसका क्या आंसर मैंने लिखा है, आपको देखना है। देखिए आगे मैंने लिखा है यहाँ पे, रूसी क्रांति का वैश्विक प्रभाव। रूसी क्रांति का वैश्विक प्रभाव यह हुआ कि यह क्रांति ने दुनिया भर में समाजवादी और साम्यवादी सरकार स्थापित हो गई, है ना। इसकी ये प्रभाव हुआ कि ये देखो वैश्विक मतलब पूरे वर्ल्ड के बारे में बात किया जा रहा है। वैश्विक प्रभाव हो गया। ये समाजवादी ये होता है जो कि समाज का, यानी जो उदारवादी होते हैं ना, और साम्यवादी क्या हो गया? साम्यवादी जो कि मिलजुल के रहते हैं, एक ऐसा सरकार स्थापित हो गया वहाँ पे, ठीक है। इससे विश्व को एक नई आर्थिक व्यवस्था मिली जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद समाजवाद समझ गए, जिसमें से स्वतंत्रता हो, उदारवादी हो, वो समाजवाद होता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया, ये आपको याद रखना है। चलिए 26 नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ पे, हाँ, प्रश्न देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की विशेषताओं और क्षेत्र की कृषि और अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका वर्णन करें। यह आपका प्रश्न है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की प्रणाली की विशेषता पहले बताना है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं 26 नंबर, है ना। चलिए ये आपका आंसर रहा यहाँ पे, ये तो आपका प्रश्न है और आपका ये आंसर है ना। गंगा नदी प्रणाली की कुछ मुख्य विशेषताएं। गंगा नदी दक्षिण की ओर से बांग्लादेश में बहती है और फिर ब्रह्मपुत्र द्वारा मिल जाती है, सही है। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ गंगा बंगाल की खाड़ी में बहती है ना। जुड़ने के बाद इन नदियों द्वारा सुंदरबन डेल्टा नामक, है ना, डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है, जब ये दोनों नदी मिलते हैं, ठीक है। और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में कई फसल उगाई जाती है जो अर्थव्यवस्था में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है, ये, है ना। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें, है ना, आपका क्या है कि यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें हैं, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, चना है एवं बाजरा आदि है, ठीक है। ये आपका इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है, उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। लोकतंत्र शासन करने, है ना, लोकतंत्र शासन करने की सर्वोत्तम पद्धति क्यों समझी जाती है ना। लोकतंत्र का फिर से प्रश्न समझना, कह रहा है कि लोकतंत्र शासन करने की, है ना, क्या करने की, राज्य करने की सर्वोत्तम पद्धति क्यों समझी जाती है, ठीक है। ये आपका प्रश्न है 27 नंबर और ये आपका रहा आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ आंसर इसका क्या है, लोकतंत्र शासन करने की सर्वोत्तम पद्धति क्यों समझी जाती है। हमने अभी वही प्रश्न पूछा, वही प्रश्न है यहाँ पे। आप देखिए इसका आंसर, क्योंकि ये जनता के लिए जनता द्वारा किया जाने वाला शासन तंत्र होता है। जनता के द्वारा ही जनता द्वारा शासन किया जाता है। यहाँ पे कोई बड़े नेता, ऐसा नेता नहीं है, यहाँ जनता ही जनता का शासन करता है, ठीक है, और जनता में ही जनता के प्रमुख होते हैं, ठीक है। और इसमें कोई किसी का राजा नहीं होता है, ये भी बात है। इसमें लोकतंत्र शासन में कोई किसी का राजा नहीं होता है। लोकतंत्र में आम जनता ही अपने लिए शासक चुनती है, समझ गया, आम जनता ही अपने लिए शासन चुनती है। और इसमें राजतंत्र नहीं होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका, ये आपका आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है ना, जिसमें सभी व्यक्ति को सम्मान, है ना, समान अधिकार होता है ना, समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वो है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय है ना। अच्छा लोकतंत्र क्या होगा, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक न्याय है, साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था है। ये आपका आंसर है 27 नंबर का, सही है। अब देखिए 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्या प्रश्न है, यहाँ पे देख लेते हैं। प्रश्न है,
भारत में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में सरकारी नीतियां की भूमिका की समीक्षा उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। अच्छा, भारत में खाद्य सुरक्षा, तो हम लोग खाद्य सुरक्षा भी कुछ देर पहले कर लिए थे। अब सरकारी नीतियां क्या थी इसकी हम लोग देख लेते हैं, इसकी क्या समीक्षा थी। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने प्रश्न लिखा है और ये आपका प्रश्न रह गया। आपका जो आंसर है ये यहाँ से है। देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा इन तरीकों से सुनिश्चित की जाती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है ना। क्या करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार क्या करती है? खाद्यान्न खरीदती है। और यहाँ पे देखिए, खरीद लिया है। अब खाद्यान्न पर बफर स्टॉक रखा जाता है। बफर स्टॉक मतलब देखिए लंबे समय के लिए इसको रखा जाता है। किसको? प्रोडक्शन का, किसी भी प्रोडक्शन समझते हो, खाद्य प्रोडक्शन का, है ना। तो इनको बहुत ही दिनों के लिए अच्छा से बचा के रखा जाता है ताकि आने वाले समय में क्या हो, इसकी काम हो पाए, इसकी यूज हो पाए और हम लोग अपना भोजन कर पाएँ इसके ज़रिए। ठीक है, हम लोगों का कोई नुकसान हो, हम लोग को भूखा ना रहना पड़े। तो खाद्य सुरक्षा हम लोग अब इससे पहले देखे थे, इसमें दूसरी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अब देखिए, जन वितरण प्रणाली द्वारा ज़रूरतमंदों को सस्ते दर पर रखा दिया जाता है ना। ये आपका ये फर्स्ट टॉपिक हो गया यहाँ पे किसके, ये जो प्रश्न था इसमें से ये जो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट टॉपिक हो गया। यहाँ पे समीक्षा की जाती है। उदाहरण की बात किया जाए और नीतियाँ, देखिए यहाँ पे प्रश्न और एक भी था कि नीतियाँ, है ना। नीतियाँ, तो इसकी नीतियाँ क्या थी देख लीजिए। नीतियाँ देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, है ना। पहला नीतियाँ क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। दूसरी नीतियाँ हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, है ना। तीसरी इसकी नीतियाँ हैं मध्याह्न भोजन योजना। चौथी, अच्छा मैंने दो बार वही लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है एकीकृत बाल विकास योजना, राष्ट्रीय पोषण रणनीति, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। ओके, ये इनकी नीतियाँ थी। इस प्रश्न का ये आपका आंसर सही है, ये आपका उत्तर है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक देश में, है ना, हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो कह रहा कि एक लोकतांत्रिक देश में संविधान की आवश्यकता क्यों है। भाई हमारे देश में अगर संविधान नहीं होंगे तो लड़ाई हो जाएंगे, मारपीट हो जाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे। तो ये संविधान क्यों बनाया गया है कि यहाँ रूल रेगुलेशन हो, है ना। तो एक जितने भी देश के जितने भी व्यक्ति हैं सबको रूल पे रहना पड़े, कोई किसी के कुछ भी उल्टा पुल्टा ना कर दे, है ना। अब मान के चले यहाँ टीचर या शिक्षक का क्या सम्मान होता है, तिरंगे का, झंडा का, है ना। हमारे देश में जो झंडा है इस झंडा का कैसा सम्मान हो रहा है ना। हमारे देश में बड़ों का कैसा सम्मान हो रहा है, तो हर बात को दिखाया गया है संविधान में। तो भाई संविधान का पालन करना बहुत ही जरूरी है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर संविधान की आवश्यकता हो जाती है। और ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अथवा भी है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं। इसमें 29 नंबर का फर्स्ट दो क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लीजिए, एक अथवा में है, एक यहाँ पे है। तो 29 क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये आपका आंसर है, इसे लिख लीजिएगा, समझिए। यहाँ पे देखिए आपको माइंड में सिर्फ लेना है, उसके बाद खुद से कर सकते हैं। भारत संविधान में, है ना, भारत संविधान में विभिन्न राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य के अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन इत्यादि अनेक प्रावधानों को शामिल किया गया है ना। तो भारत में हमारे संविधान में ऐसा हुआ है। ये जो लिखा गया है इसे पढ़िए, बार बार समझ में आएगा क्या बात है ना। अब देखिए भारतीय संविधान में सभी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है ना। कि आप जो भी निर्णय लेना चाहें नहीं ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे हमको पढ़ना है तो पढ़ नहीं सकते हैं, आप चाह रहे हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, है ना। आपको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन सकते हैं, आप जो चाहें बन सकते हैं, इसमें अधिकार दिया गया है ना। हाँ, किसी को मारने का अधिकार नहीं है, आपको किसी को ज़बरदस्ती हम लोग मार दें ऐसा अधिकार नहीं है, सही है। संविधान में सभी को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ओके, और ताकि नागरिकों का हित स्वेच्छ निर्णयों से प्रभावित नहीं हो। ये आपका आंसर है कितना नंबर का, 29 नंबर का। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। और देखिए, जर्मनी एडोल्फ हिटलर की सत्ता में आने के कारणों का विश्लेषण कीजिए।
जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के सत्ता में आने के कारणों का विश्लेषण करना है। देखिए ये तो मैंने प्रैक्टिस पर आप लोगों को करवाया है, ये प्रैक्टिस पर करवा रहा हूँ और जल्द ही थोड़ा सा मैं सपोर्ट मटेरियल में आ जाता हूँ, क्योंकि देखिए अभी जो मैथ्स हुआ है उस सपोर्ट मटेरियल से बहुत ही ज़्यादा पूछा गया, ठीक है। उसमें बहुत प्रैक्टिस पेपर करवाया गया था, बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए गए हैं, तो इसीलिए हम लोग सपोर्ट मटेरियल को भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सही है। तो आज इतना आपको देख लेना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा सपोर्ट मटेरियल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपको समझाते चलूँगा, सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर सेक्शन डी यानी खंड घ, और इस प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका था, नेक्स्ट प्रश्न भारतीय संविधान निहित समानता और न्याय के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए, ये इनसे रिलेटेड है और इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। 30 नंबर में आता हूँ, संविधान से रिलेटेड थी ये भी। 30 नंबर में है जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के सत्ता में आने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। चलिए इसका विश्लेषण कर देते हैं। 30 नंबर, चलिए एडोल्फ हिटलर 1921 से नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे नाजिस के नाम से जाना जाता है ना। एडोल्फ हिटलर किस नाम से जाना जाता है? नाजी के नाम से। और एडोल्फ हिटलर निर्विवाद नेता थे। 1923 में जर्मन सरकार का तख्ता पलटने, जब जर्मन सरकार तख्ता पलटा था तो पलटने की कोशिश के लिए उन्हें गिरफ्तार किया था। जब तख्ता जो पलट रही थी उस समय जो कोशिश किया था तख्ता पलटने की, तो इसके लिए इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना, एडोल्फ हिटलर को। और उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। और उन्हें कैद कर लिया गया था। उनकी योग्यता ने, है ना, उनकी योग्यता मतलब जो टैलेंट होती है, उनके टैलेंट ने उन्हें प्रसिद्ध और समर्थक दिलाए, है ना, समर्थक दिलाए, उसका हेल्प किया और उसे बाहर निकाला। उन्होंने जेल के बाद के समय का उपयोग अपने राजनीतिक विचारों, है ना, अपने राजनीतिक विचार, जो भी उसका विचार था, तो माई स्ट्रगल नामक एक पुस्तक लिखा था उन्होंने, और उस पुस्तक में इसने सभी विचारों को लिखा, है ना। अब हिटलर के वैचारिक लक्ष्यों में क्षेत्रीय विस्तार, नस्ली रूप से शुद्ध राज्य का समेकन और यूरोपीय यहूदियों और जर्मनी के अन्य कथित दुश्मनों, है ना, को बाहर निकालना शामिल था, ठीक है। ये आपका 30 नंबर का आंसर है। अब देखिए इसमें अथवा है एक, अथवा क्या है? नाथसीवाद के नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख। नाथसीवाद के नकारात्मक प्रभाव क्या है तो ये देख लेना है। चलिए आपके लिए 30 का और लेके भी आ गया हूँ, 30 के और, है ना। देखिए ये आपका प्रश्न है। अब आपका प्रश्न का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे नाथसीवाद के नकारात्मक प्रभाव, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया था। इसमें जो नकारात्मक प्रभाव था वो ये था, फर्स्ट प्रभाव ये था कि जर्मन और यहूदियों के बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते थे, ये पहला नकारात्मक प्रभाव था। दूसरा था कि यहूदियों और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया, है ना। ये नेगेटिव प्रभाव का सेकंड है। किनके? नाथसीवाद के नेगेटिव प्रभाव है सेकंड में, है ना। थर्ड प्रभाव इसका क्या है? नेगेटिव, है ना, नकारात्मक प्रभाव है, स्कूली पाठ्य पुस्तक को फिर से लिखा गया, है ना। जब उसका राज्य आया तो स्कूली पाठ्य पुस्तक को फिर से लिखा, जिसमें सिर्फ भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है 10 साल के उम्र के बच्चों को युवा संगठन में शामिल कर दिया गया। देखिए युवा, भाई 10 साल के बच्चे का उम्र होता है खेलने का, उस समय युवा संगठन भेज दिया। भाई बच्चे का विकास क्या होगा, है ना। बच्चे तो लड़ाई करना सीख जाएंगे, है ना। अगर यंग संगठन में घुसेंगे, युवा संगठन में, तो युद्ध करना सीखेंगे, गाली देना सीखेंगे, गंदे बच्चे बनेंगे, है कि नहीं। इसीलिए उस समय खेलने की, पढ़ने की समय है, तो उस समय ऐसा किया जा रहा था। नाथसीवाद के एडोल्फ हिटलर, नाथसीवाद जो कहानी हो रहा था वो एडोल्फ हिटलर से रिलेटेड हो रहा था। एडोल्फ हिटलर ने कई निर्दोष लोगों की जान ले ली थी और जर्मन को क्रूर बना दिया है हिटलर ने। तो ये आपका आंसर है ना। ये नकारात्मक प्रभाव है, ये याद रखना है। अब क्वेश्चन 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 31 में है आपका दिया हुआ भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा और राज्यसभा का वर्णन। देखिए लोकसभा और राज्यसभा हम लोग देखते हैं क्या होता है भारतीय संसदीय प्रणाली में। ये आपका प्रश्न है और ये आपका उत्तर। चलिए लोकसभा के कार्य,
पहला 2 बात दिया गया था, एक लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा को दे लेते हैं। लोकसभा के 3 कार्य हैं कुछ टोटल यहाँ पे। विधायी कार्य, विधायी कार्य क्या होता है? संसद का मुख्य कार्य जनता के सामाजिक कल्याण के लिए कानूनों का निर्माण करना है विधायी कार्य में, है ना। यह किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। फर्स्ट नंबर में लोकसभा का कार्य है, वो किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। सेकेंड कार्य है इसका संशोधन संबंधी कार्य कर सकते हैं लोकसभा के कार्य, है ना। संसद संशोधन संबंधी का, संशोधन मतलब जैसे कि किसी भी चीज़ का अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान बना है, तो उसका संशोधन ये खुद पुनः कर सकता है, ठीक है। और किसी भी बात को अगर रखा गया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट को सरकार ने रखा है सबके समक्ष, तो इनका संशोधन ये कर सकता है। और लोकसभा राज्यसभा के साथ, लोकसभा जो कि राज्यसभा के साथ संविधान में संशोधन कर सकती है, और संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन प्रस्तावित किया जा सकता है ना। अब देख लिए यहाँ पे कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा में मिलकर, ठीक है। ये संशोधन कर रहे हैं किसके? संविधान के संशोधन कर सकते हैं। देखिए अब थर्ड में क्या है, थर्ड में है कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकते हैं। थर्ड में कार्यपालिका के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होने के कारण लोकसभा एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है, ठीक है। ये थर्ड नियंत्रण था। आपको तो ये पॉइंट याद रखना है, कार्यपालिका पर जो कार्य करते हैं उन पर भी नियंत्रण कर सकते हैं कार्यपालिका, उनसे लोकसभा के अंतर्गत वो भी आते हैं लोकसभा के अंतर्गत, और कार्य लोकसभा में आ जाते हैं कार्यपालिका, और कार्यपालिका पर ये नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब राज्यसभा में आते हैं हम लोग। राज्यसभा के कार्य, राज्यसभा के कार्य क्या है? राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। राज्यसभा क्या करती है? लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर संविधान में भी संशोधन करती है ना, ये कर सकती है। राज्यसभा की बगैर सहमति के, राज्यसभा के बगैर सहमति के कोई विधेयक कानून नहीं बना सकता। कोई भी विधेयक कानून, कोई भी अफसर, कोई भी, है ना, कानून नहीं बना सकते हैं। ये आपका राइट आंसर है, ये आपको लिखना है, याद कर लेना है, ठीक है। और ये देख के जाना है। आप लोग नोट्स हमारे साथ बना सकते हैं। चलिए ठीक है। 31 का अथवा है लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका को के महत्व को समझाएं। 31 का और भी देख लेते हैं। छोटा सा प्रश्न के अंतर है यहाँ पे, देख लीजिए, छोटा सा ही आंसर है यहाँ पे, समझ लीजिए, बस आप इसी अनुसार लिख दीजिएगा। देखिए लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व को समझाइए। आंसर है एक स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला, एक स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला है जो यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कानूनी ढांचा और निगरानी प्रदान करती है कि लोकतांत्रिक प्रणाली सभी नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्र की रक्षा करते हुए उद्देश्य के अनुसार कार्य करे, है ना। देखिए छोटा मोटा जो भी है आप इस प्रश्न को लिख के ये लिख दीजिएगा, है ना। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका की जो भी महत्व यहाँ पर लिखा गया है, छोटा मोटा जो भी इसे लिख दीजिएगा। ऐसा भी 1-2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ये इसमें से अथवा के रूप में आ गया है तो और अच्छी बात है। अगर आपका ऐसा आ जाए तो आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। सोशल साइंस में टेंशन नहीं है, अपने माइंड से आप पॉइंट बना सकते हैं उसमें, अगर थोड़ा सा भी अच्छा से पढ़े हैं तो, ठीक है। चलिए अब 32 नंबर देखते हैं। देखिए 32 नंबर में है भारत में पश्चिमी और पूर्वी हिमालय की विशेषताओं और महत्व का वर्णन कीजिए, है ना। चलिए भारत में पश्चिमी और पूर्वी हिमालय की विशेषता को बताना है। चलिए ये आपका आंसर है यहाँ पे उत्तर। पहले पश्चिमी हिमालय को देखना है। पहले पश्चिमी हिमालय की बात किया जा रहा है तो पश्चिमी हिमालय की विशेषता को बता दीजिए। पश्चिमी हिमालय पश्चिम में सिंधु नदी से काली नदी तक विस्तृत है। फिर से पढ़ो, पश्चिमी हिमालय पश्चिम में सिंधु नदी से काली नदी तक विस्तृत है। सेकेंड है विशेषता, पश्चिमी हिमालय पूर्व हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा लेकिन अधिक चौड़ा है ना। उससे अपेक्षा कम ऊंचा है, ऊंचा कम है लेकिन चौड़ा अधिक है। हिमालय और औसत वार्षिक वर्षा, हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा जो होता है वो 100 cm से कम होती है, ठीक है। ये इनकी विशेषता है। पूर्वी हिमालय की विशेषता को देख लेते हैं। पूर्वी हिमालय की क्या विशेषता है? पूर्वी हिमालय अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है लेकिन कम चौड़ा है,
नहीं, ऊंचा अधिक है लेकिन चौड़ा कम है। माउंट एवरेस्ट तथा कंचनजंगा इसी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा कहाँ स्थित है? पूर्वी हिमालय में। पूर्वी हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इसमें से कुछ अथवा है, देखिए भारत में उत्तरी मैदानों की विशेषता कीजिए, है ना। भारत के उत्तरी मैदानों की विशेषताएं, उत्तरी मैदानों की समतल भूमि। ठीक है, उत्तरी मैदानों को समतल भूमि कहा जाता है क्योंकि उनके बीच कोई स्थलाकृत अंतर नहीं है, हालांकि यह पूरी तरह सटीक नहीं है ना। इन विशाल मैदानों में विभिन्न प्रकार की उच्च विशेषताएं हैं। लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में, है ना, यह मैदान स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई में औसतन 300 किलोमीटर मापता है। उत्तरी भारतीय मैदान आमतौर पर समुद्र तल से 160 मीटर या उससे अधिक ऊपर है। इस क्षेत्र के प्रमुख राज्य में दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि आते हैं। यहाँ रहने वाले लोग अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। इस क्षेत्र में जल स्तर बहुत अधिक है। इस क्षेत्र में जो कि उत्तरी मैदान में जल क्षेत्र जो है कि बहुत ही अधिक है। चलिए आपका आंसर ये हो गया अथवा का। जल्दी करते हैं क्योंकि सपोर्ट मटेरियल का भी रिवाइज करना है ना, कि इस बार जो मैथ का प्रश्न आया है वो सपोर्ट मटेरियल से आया था। देखिए इसमें से 33 लास्ट प्रश्न है इस सेक्शन में और इसको कर लेते हैं कंप्लीट। आपका प्रश्न क्या है देख लीजिए। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए और गरीबी के स्तर को कम करने में उपाय कितने प्रभावी रहे हैं ये भी बताइए, है ना। ये आपका प्रश्न रहा और ये आपका उत्तर है। देख लीजिए यहाँ पे जो भी लिखा गया है इसको समझना है और आपको लिख देना है और सुनना है। 2017 में नीति आयोग ने गरीबी दूर करने हेतु एक विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तावित किया था। इसमें 2032 तक गरीबी दूर करने की योजना तय की गई थी। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया था कि गरीबी दूर करने हेतु 3 चरणों में काम करना होगा। गरीबी को अगर दूर करना है तो 3 चरणों में काम करना होगा। पहला चरण कह रहा है कि गरीबों की गणना, है ना। पहला चरण देख लेते हैं। गरीबों की गणना में देश में गरीबों की सही संख्या का पता लगाया जाए, है ना। ये आपको याद रखना है इन कदम को। सेकंड कदम है इसके गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाएं लाई जाए। थर्ड है लागू की जाने वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग या निरीक्षण किया जाए। इस प्रकार 10 वर्षों के भीतर भारत में गरीबी लोगों की संख्या, देखिए ये जो आपका 3 पॉइंट रहा, अब यहाँ का कहा जा रहा है कि इस प्रकार 10 वर्षों के भीतर भारत में गरीब लोगों की संख्या 271 मिलियन से कम हो गई है, जो कि वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। ये बहुत अच्छी बात है ना। अथवा देखते हैं इस प्रश्न में अथवा क्या कहा गया था। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इस चक्र को तोड़ना गरीबी उन्मूलन के किस प्रकार लाभदायक हो सकता है ये भी आपको बताना है। चलिए इनका भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये बहुत बड़ा इसका होगा, जो भी इसको सुनिए और समझ लीजिए। इसका आंसर है बीमारी और गरीबी को परस्पर प्रभावशाली माना गया है। बीमारी और गरीबी को क्या माना गया? परस्पर प्रभावशाली माना गया है, जिससे एक दुष्चक्र बनता है। गरीबी एक विश्वव्यापी समस्या रही है। गरीबी क्या है? एक विश्वव्यापी समस्या रही है। विशेषकर विकासशील देशों में हर जगह गरीबी को उसके सभी रूपों में समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा के 17 सतत विकास लक्ष्यों का पहला लक्ष्य है। ये आपका देखिए आंसर देखते चलिए और समझना है, रोक के पढ़ना है सही से। थोड़ा सा जल्दी खींच लेता हूँ क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो, है ना। गरीब परिवार विशेष रूप से बीमारियों के प्रति संवेदनशील और बीमारी उपचार की लागत में वृद्धि और आय में कमी करके गरीबी को बढ़ाती है। गरीब लोग
गरीब लोगों के पास पैसा उतना नहीं रहता है कि वो अपना जीवन बसर कर पाए। तो बीमारी देखिए, गरीब लोग अधिकतर मरते हैं, पता है ना, ये याद रखिए कि गरीब लोगों का मौत बहुत ही अधिकतर होता है, क्योंकि गरीब लोगों के बेचारे के पास पैसा नहीं होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इलाज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता, तो वो इलाज नहीं करवा पाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है ना। और अभी बहुत ही ज़्यादा पैसा लग रहा है, डॉक्टर, अभी बात क्या है, डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर का फीस ही बहुत अधिक होता है ना। किसी बेचारे को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको मरना ही होगा, सही से इलाज हो नहीं पाता है, तो गरीबों का इस तरह से मौत हो जाता है। अमीर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पैसा खर्च करके वो अपने आप को बचा लेते हैं, है ना, ये याद रखना है। चलिए, गरीब परिवार विशेष रूप से बीमारियों के प्रति, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे, गरीबी को बढ़ाती है। एक बीमारी व्यक्ति और परिवार दोनों को प्रभावित कर सकती है। हाँ, सही बात है, एक बीमारी व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकती है और परिवार दोनों को प्रभावित कर सकती है, और उसके बाद समाज में इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है ना। गरीबी दूर करने की दीर्घकालीन योजना में इस दुष्चक्र को काटना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अधिकांश मौजूदा अध्ययन चिकित्सा नीतियों के प्रस्ताव में आयोजित किए गए हैं। देखिए, इतना ही पॉइंट इसका लिखा गया है, इतना ही पॉइंट लिखें, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसके आगे मैंने छोड़ दिया है लिखना। और इस तरह से आपका क्या हो जाता है, 33 नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। आपने देख लिया, सेक्शन डी भी मैंने कंप्लीट कर दिया है ना, घ नंबर कंप्लीट कर दिया। देखिए, इसके नीचे जो भी दिया है ये आप लोग खुद जानते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये जो दिया गया है, एक हिंदी में जिस तरह से नहीं देता है ना, हिंदी में जिस तरह देता है कि क्या करना है, इस कहानी को सही से समझना है, सही से पढ़ना है ना। अगर ये सभी कहानी को अगर सही से आप पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, पूरा ध्यान लगा के, है ना, अगर ध्यान लगा के आप रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप इसके नीचे जितने भी प्रश्न आपको दिखाई देगा, सभी प्रश्न आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ये 34 नंबर है, तो इसमें से देखिए 1 नंबर दिया जाएगा, इसमें से देखिए यहाँ पर नंबर बताया गया है, अगर 2 जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेगा, और उसके बाद तीसरा नंबर का प्रश्न को जवाब देंगे तो उस 2 नंबर, टोटल 4 नंबर मिल रहे हैं 34 नंबर में, ठीक है। और नेक्स्ट है 35 नंबर। 35 नंबर में भी इसी तरह से कुछ दिया गया है, आपको देख लेना है। इसे पढ़ने के बाद इसमें से जो भी दिया गया है, 3 प्रश्न है यहाँ पे, 1 2 3, तीनों प्रश्न का जवाब देना है, तब आपको टोटल कितने नंबर मिलेंगे, इसमें भी 4 नंबर। और नेक्स्ट में वही है, अब जो भी दिया गया है इसी तरह से ये पूरा अच्छा से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। और देखिए, इसमें मिलता जुलता आप देख सकते हैं, मिला के कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर कैसे सृजित हुए, आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे सृजित हुए। यहाँ क्या, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए। देखिए, साफ साफ नजर आ गया आंसर। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप अगर सही से रीड करेंगे तो आपको आंसर यही मिल जाएगा, और वही आपको लिख देना है, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, 4 नंबर में कुछ मानचित्र दिया गया है। देखिए, मानचित्र के बारे में आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, और मानचित्र में कहाँ क्या होता है, एक मैप से समझ सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं कहाँ मानचित्र में क्या डालना है। तो इसमें से मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग खुद से इसको कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये मानचित्र दिया गया है, और इनको देख लीजिए आप सही से, इस मानचित्र दे ले कहाँ क्या सेट करना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये स्कूल में भी करवाए होंगे आप लोगों को, तो ये खुद से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है, और आप लोग तैयारी कीजिए, तैयारी में लगे रहिए, आपके पास समय बहुत ही कम है। मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, जो भी इम्पोर्टेंट था बता दिया, प्रश्न आंसर करवा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा, आपको कराऊँगा सपोर्ट मटेरियल का, कुछ प्रश्न को करवा दूँगा, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल से सबसे अधिक आता है, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे बच्चे को लास्ट में सपोर्ट मटेरियल मिला है, ठीक है। एग्जाम के 1 महीना 2 महीना पहले ही सपोर्ट मटेरियल मिला है, ताकि बच्चे तैयारी करें और एग्जाम दें, इसलिए सपोर्ट मटेरियल से तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्ट मटेरियल करेंगे, और उसके बाद आप लोग सही से एग्ज़ाम दे पाएंगे सोशल साइंस का अच्छा से। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।